नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएनयू की टीच में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपके क्लास 10th आपके मैथ के आईएमपी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 अपलोड किया था आईएमपी क्वेश्चंस का, आपने उस पार्ट 1 को देख लिया होगा। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने बताया था कि ये सभी मैंने उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे जो आपके एग्जाम के लिए। तो पार्ट 1 में मैंने आपको ओनली 10 क्वेश्चंस बताए थे, यानी 10 क्वेश्चंस बताए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको उनका सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर कर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी स्टूडेंट से मुझे कमेंट किया था कि सर इनका आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं आपको एक वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने सोल्यूशन की एक वीडियो अपलोड कर दी थी पहले से। ठीक है, तो आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उनकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमित संख्या है। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम में बिल्कुल भी गलती ना हो। तो हम इसको सबसे पहले सोल्व करने से पहले इसको मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ किस तरीके से इसको सोल्व करना है। तो हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। जो आपका रूट 5 है, हम सिद्ध क्या करना है, अपरिमित संख्या करना है, मगर हम इसको परिमित संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, अब बिल्कुल बारीकी से देखें। ठीक है, तो मेरा मतलब आपको जी बिल्कुल समझा कर आपको एग्जाम में बिल्कुल गलती ना हो, इस तरीके से आप कर कर आएँ। ठीक है, बिल्कुल भी आप आसानी से समझें इसको। ठीक है, मैं आपको एक दो बार समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, मगर आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जैसे कि आपका जो वार्षिक पेपर है उसके लिए भी ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम यहाँ पर हमने सोल्व, ठीक है, इसको क्या हम परिमित संख्या मानकर चलेंगे। ठीक है, तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप जानते हैं परिमेय संख्या को किस तरीके से लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी ए बटे बी के रूप में। जो हमारा नीचे वाली संख्या वो हमारी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नीचे वाली संख्या हमारी जीरो हो जाएगी तो वो हमारे जो ऊपर वाली संख्या वो तो अनंत बन जाएगी, तो हमारी गलत कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि आपने परिमेय संख्या पहले पढ़ी होंगी। ठीक है, तो रूट 5 के एक परिमेय संख्या, तो रूट परिमेय संख्या को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, रूट 5 बराबर ए बटे बी, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी क्यू पी बटे क्यू के रूप में। यहाँ पर ए बटे बी है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ ए और बी क्या पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, जिसमें बी बराबर नहीं है जीरो के, और ए और बी में कोई ओवेनिस्ट गुणनखंड नहीं है। तो यही हमारा मेन पॉइंट है, यहाँ से यहीं से हमारा आंसर आएगा। जहाँ ए और बी पूर्णांक है जिसमें बी बराबर नहीं है जीरो की, जो नीचे वाली संख्या है जीरो के बराबर नहीं है। जिससे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि अगर जे ए जीरो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर एक में अगर जीरो का भाग देते हैं कितना आ जाएगा, अनंत। और जीरो का अगर जैसे कि आपका ऊपर वाली संख्या जीरो, अगर इसमें भाग देंगे तो ये जीरो आता है, मगर ऊपर जिससे जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं वो अनंत बन जाता है। तो इसमें हमने कि जहाँ ए और बी क्या है, ये पूर्णांक हैं, जिसमें बी नॉट इक्वल टू जीरो, जो बराबर नहीं है जीरो के, और ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी इन दोनों में हम लास्ट में उभयनिष्ठ गुणनखंड बता देंगे, तो वह हम कह देंगे कि हमने जो परिकल्पना की थी, जो हमने माना था, वही हमारा विरोधाभास यानी गलत कंडीशन निकल कर आई। ठीक है, अतः रूट 5 एक अपरिमित संख्या है। ठीक है, हमने जो माना था मतलब वही गलत है हमारा। ठीक है, क्योंकि हम गलत कंडीशन मानकर चल रहे हैं, तो हमें गलत जो मिलेगा आंसर लास्ट में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देखें, तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका वर्ग कर देते हैं, इसका वर्ग। ठीक है, तो अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बायां और दायां पक्ष का वर्ग करने पर, मगर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मैंने ये लिखा। ठीक है, तो आप इस तरीके से जमाएं उसको। तो हम इन दोनों पक्षों को क्या वर्ग कर देते हैं।
इस तरीके से हमने इन दोनों का वर्क कर दिया, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर खोलेंगे तो ये आपका 5 बचेगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो हमें समीकरण मिलेगा वो इस तरीके से, जैसे कि 5b² बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहीं पे मैं इसको रहने दूँ। तो यहाँ से जो हमें मिला b² बराबर ए स्क्वायर बटे 5, इसको मैंने क्या दे दिया, समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें ए स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य है, तो ए में एक अभिनिष्ट गुणनखंड हमें यहाँ से 5 मिल गया है। तो आप इस तरीके से इसको लिखें, समीकरण 1 से या आप यहाँ से लिख लें समीकरण 1 में, समीकरण 1 इस तरीके से कर लिया हम। समीकरण 1 यह दर्शाता है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो इससे पहले हमने क्या माना था, इन दोनों में क्या कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मगर यहाँ से हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। मैं आपको एक बार और बता दूं, ठीक है। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य, अगर किसी संख्या का वर्ग उससे विभाज्य तो ए भी उससे विभाज्य होगा, यानी वर्ग हटाने पर भी विभाज्य होगा। जैसे कि आप समझ लें एक बार और, जैसे कि यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ। अगर किसी संख्या का वर्ग यानी आपका जो 10 है, ठीक है, अगर इस संख्या का वर्ग 5 से विभाज्य है तो इसका स्कोर खोलने पर भी 100 हो जाएगा। सॉरी, ये 100 हो जाएगा, 100 भी 5 से विभाज्य होगा ना, हो जाएगा ना। ये 5 दूनी 10 और ये आपका 20 बार। तो इसलिए ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। अतः ए में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना ए बराबर 5m मान लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है। तो ए में तो हमने एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बता ही दिया, और बी में और बता देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप ये समझिए, ठीक है। तो ए का मान हम समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ए की जगह पे हम क्या रख देंगे, 5m, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 5m, ए आपका स्कोर था किस पे, ए पे, तो इस पे भी स्कोर हो जाएगा, और ए आपका 5, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये मिलेगा बी स्क्वायर बराबर 25m² बटे 5। तो 5 से 25 5 बार जाएगा, इसमें 25 में इससे कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो बी स्क्वायर बराबर 5m²। तो यहाँ से मिला हमको, तो बी स्क्वायर बटे 5 बराबर m², या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, m² बराबर बी स्क्वायर बटे 5, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर आप ये देखें, ठीक है, इसको हम समीकरण 2 भी नाम दे सकते हैं, आप जैसी आपकी मर्जी, आप नाम भी दे सकते हैं और नहीं भी, ठीक है। ऐसे भी आप इस समीकरण रखे कर देख सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ से भी हमें एक बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल गया, यानी बी स्क्वायर 5 से विभाज्य। तो उसी तरीके से हमने इसमें लिखा था ना कि, ठीक है, तो समीकरण 1 ये दर्शाता है कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य, तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, अतः ए में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। तो किस तरीके से लिखेंगे, समीकरण 2 ये दर्शाता है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो बी भी 5 से विभाज्य होगा, अतः बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो इसमें हमने यहाँ पर जो माना था कि ए और बी में पूर्णांक हैं जिसमें b बराबर नहीं 0 की, और ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लास्ट में जाके इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाते हैं, ठीक है। तो अतः हम कह देंगे, अतः हमने जो माना था वही हमारी कंडीशन गलत है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख लें, पहले हम ये लिख लेते हैं इस तरीके से, समीकरण 2 यह दर्शाता
है कि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो बी भी 5 से विभाज्य होगा। अतः बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड बी में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 5 है। तो ए और बी में हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल चुके हैं। तो अब हम इस तरीके से लिख देंगे इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमें जो गलत कंडीशन मिल जाती है, हम ऊपर मान कर चले थे कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मगर इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाते हैं। ठीक है, अतः तो इस तरीके से लिख लेते हैं। अब हम इसमें अतः ए और बी में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो कि हमारी पूर्व यानी जो पहले हमने कल्पना की थी, जो माना था, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन गलत मिल चुकी है। हमने माना था कि ए और बी में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मगर यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल जाते हैं। चूंकि हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हम लैंग्वेज लिख रहे हैं पूरी अपने हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं जिससे कि आप कोई भी बिल्कुल नहीं भूलोगे एग्जाम में। ठीक है, तो आप इतनी लैंग्वेज न लिख के आओ, तो आप अपने हिसाब से ये लिख सकते हैं, जमा सकते हैं। ठीक है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक बार और आप ऊपर से समझ लें। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने इसको हम गलत कंडीशन मानकर चले कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को इस तरीके से लिख सकते हैं a/q b के रूप में, यानी p/q के रूप में। यहाँ पर a और b हमारे पूर्णांक थे, जिसमें b ≠ 0, यानी b जो हमारे नीचे वाली जो संख्या थी, यानी हर जी हमारा 0 नहीं था, और a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो हम लास्ट में हमने यही दर्शाया कि a और b में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल जाता है, जिससे हमारी ये कंडीशन पूरी गलत हो जाती है। ठीक है, तो अतः हमने कह दिया कि जो हमने माना था, जो हमने पूर्व कल्पना की थी इससे पहले जो माना था, वो ये हमारी गलत है, यानी कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको तब भी समझ में ना आता है तो आप मुझे कमेंट कर बताएं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक बार और फिर से ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, या मैं आप स्टेप आपके हिसाब से बता दें, मैं आपको कमेंट के द्वारा ही आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, नहीं तब भी आपको समझ में ना आए तो मैं आपको आप स्टेप ज़रूर क्लियर कर दें कि यहाँ से यहाँ तक हमको समझ में नहीं आए। ठीक है, आपके हिसाब से आप लिख दें कमेंट। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको पार्ट 2 भी IMP क्वेश्चंस का बहुत जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर आप इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल प्रेस कर लें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। आप लाइक करने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर करें आप।